एंडोमेट्राइटिस। क्या है? एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रिवेंशन अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विटामिन ए निरोधी, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया हमारा, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए, भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पहले में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। खाने पीने के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग बात करी जा रही है, तो ये प्रोग्राम आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आएगा। क्या? जो विटामिन ए का प्रोग्राम हो गया या कम्युनिटी में जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगे। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यूजिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इज द पिल गिवन ओरली फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि 5वें दिन से है जो स्टार्ट करनी है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट करनी है वहाँ पर, तो कितने दिन तक दी जाती हैं? 45 डेज, 11 डे, 31 डे या फिर 21 डे। अब आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूडेड होते हैं। एक तो ये जो हार्मोनल पिल्स का जो आपको पूरा एक पत्ता मिलेगा, तो उसमें टोटल कितनी पिल्स होती हैं? टोटल हमने पढ़ा है 28 होती हैं, जिसमें 7 है जो आयरन की टैबलेट होती हैं, बाकी सभी क्या होती हैं? हार्मोनल होती हैं, जो ब्राउन कलर की हैं और जो एक और गोल्डन टाइप रहेंगी। तो यहाँ पर जो आपकी ब्राउन टाइप की हैं वो अलग हैं आयरन के रिगार्डिंग, और जो 21 होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो यहाँ पर 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या करना है? 21 डेज तक के लिए ही, यहाँ पर 21 दिनों के लिए यहाँ पर क्या है, जो 5वें दिन से शुरू होती हैं, तो कितने दिन तक? 21 दिनों तक है जो ओरली दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मीजल्स। इनमें से मीजल्स का लक्षण कौन सा नहीं है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का होना, वाटरिंग आइज, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, या फिर बहती नाक और रनिंग नोज। मीजल्स जो कि एक वायरल क्या है? वायरल प्रॉब्लम हो गई। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल हो, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कभी भी नहीं रहता है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। फीवर आता है मतलब इन्फेक्शन है, तो फीवर आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका आंखों से पानी आएगा, आवाज़ भी चेंज रहेगी, नाक भी बहेगी, जस्ट लाइक फ्लू टाइप सिम्टम रहेंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य तापमान है वो यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, टेम्परेचर हाई ही होगा, टेम्परेचर हमारा है जो हाई ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल फॉर प्री नेटल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन इन्फेंसी। सगर्भता मतलब डायबिटीज, सगर्भता का मतलब होगा यहाँ पर आपका प्रीनेटल पीरियड। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा क्वेश्चन कहा गया है कि डायबिटीज़ के लिए जन्म से पहले, प्रेगनेंसी में यहाँ पे कहा गया है कि मधुमेह में जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए कौन सा लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है प्रीनेटल मैनेजमेंट के लिए डायबिटीज़ इन इन्फेंसी। टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, टू कंट्रोल डायबिटीज़, कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल एज नॉर्मल एज पॉसिबल, educate the woman, relatives and family about the disease process and necessary modification in lifestyle so that pregnancy and maternal complication can be resolved. Low concentration of hemoglobin, जो यहाँ पर आपका प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं है, क्या है? प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं और एंटीनेटल मैनेजमेंट नहीं है डायबिटीज़ को लेके। मतलब प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज़ हो जाए बाई चांस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट तो करना है। तो ये तो आपका हो जाएगा प्रीनेटल में। डायबिटीज़ के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी आपका होगा। वुमेन को साथ में उसके रिलेटिव से हस्बैंड को भी समझाया जाएगा कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाएं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ यदि है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पर प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा डायबिटीज़ के केस में। क्या है? ये है जो प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा, बाकी ये सभी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होगी? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस या फिर गोनोरिया। प्रोटोजोअल डिसीज की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिसीज है जो होगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी। सिफिलिस नहीं होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा। जेनाइटल हर्पीस ये भी नहीं होगा, जिसको हम वार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होगा। यहाँ पर जो प्रोटोजोअल होगा वो आपका होगा क्या? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूट्राइन एनोमली रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ प्रीटर्म बेबी। क्वेश्चन देखिए, हमने अलग से भी पढ़ा है इस तरीके के क्वेश्चन को, स्पेशली कि सर्विक्स में या कौन सी यूट्राइन एनोमली होती है जिसके कारण प्रीटर्म बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सीवियर एनीमिया या फिर डायबिटीज। किस केस में यूट्राइन एनोमली का कौन सा केस है? मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऐसी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होगी, यूट्रस में प्रॉब्लम होगी जिसके कारण समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रीटर्म बेबी पैदा हो जाएंगे। मतलब 36-37 हफ्ते तक भी प्रेगनेंसी है जो कंटिन्यू नहीं होगी, उसके पहले ही डिलीवरी है जो हो जाएगी। तो अपेंडिसाइटिस का तो प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूट्राइन एनोमली पूछी है तो वो होगा हमारा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद सर्वाइकल प्लग है जो क्लोज हो जाता है। सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा तो जब ओपन कब होता है? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो ब्लड सो हमने पढ़ा है, डिस्चार्ज आना स्टार्ट होता है, वो होगा। लेकिन यहाँ पर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केस में होता क्या है कि सर्विक्स क्या होती है? वीक होती है। क्या होगी? सर्विक्स वीक होगी, जिसके कारण समय से पहले ही सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, प्रीटर्म बेबीज पैदा होंगे। अब इस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को मैनेज करने के लिए एक सर्जरी के द्वारा यहाँ पर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल सर्कलेज। क्या कहते हैं? सर्वाइकल सर्कलेज। तो यहाँ पर प्रीटर्म बेबीज पैदा होने का जो यदि यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो क्या होगा? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। ये देखिए कौन सा है जो अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, प्रीटर्म इन्फेंट है, तो यहाँ पर कौन सा केयर में इंक्लूडेड नहीं होगा? पहले में टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन, टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, टू स्प्रेड इन्फेक्शन, टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। प्रीटर्म इन्फेंट की केयर में सबसे पहला आता है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना, ताकि बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से बचा सकें। फर्स्ट तो आपका ये होगा, क्योंकि प्रीटर्म बच्चों में और ज़्यादा हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पर फैट है जो बहुत ही कम होता है, इसलिए फैट ज़्यादा रहता है तो भी, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट तो आपका प्रिंसिपल होगा टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, ये भी आपको रोकना होगा। टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये भी आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, प्रीटर्म बच्चे का इन्फेक्शन से, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। प्रीटर्म इन्फेंट केयर में आपका जो नहीं होगा वो क्या होगा? टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैलाना है क्या आपके प्रीटर्म बच्चे को, तो यहाँ पर आपको उसके लिए प्रिवेंट करना है, ना कि फैलाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। इनमें से आंगनवाड़ी वर्कर के जो बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं वो कौन से नहीं है? एल्कोहलिक मेल, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, टीनेज गर्ल्स। तो आंगनवाड़ी में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इंक्लूड रहते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स रहेंगी, टीनेज गर्ल्स होंगी, मतलब एडोलेसेंस गर्ल 10 से 19 साल तक की, नर्सिंग मदर होगी, प्रेग्नेंट वुमेन होंगी। लेकिन शराबी मेल का यहाँ पे क्या लेना देना? शराबी मेल का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट। यदि मरीज अस्थमा वाला है, अस्थमा में होता क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। जब स्पाज्म हुआ है तो उसको डायलेट करने के लिए मेडिकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर अब जो सिकुड़न हुई है उस चीज़ को डायलेट करना है तो कौन सी ड्रग दी जाएगी? क्रॉनिक अस्थमा का पेशेंट है यदि तो ऑक्सीटोसिन, MgSO4, डेरिफाइलिन या रेबीज वैक्सीन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। और उस ब्रोंकोस्पाज्म को डायलेट करने के लिए क्या दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा? ब्रोंकोडायलेटर्स। तो यहाँ पर जो ब्रोंकोडायलेटर्स होगा वो होगा आपका डेरिफाइलिन। क्या होगा? डेरिफाइलिन यहाँ पर एज अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे है जो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द मेथड ऑफ फीडिंग प्रीमेच्योर इन्फेंट्स विथ मिल्क व्हाट इज यूज्ड व्हेन द इन्फेंट कैन स्वालो बट कैन नॉट सक। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि प्रीमेच्योर इन्फेंट है, समय से पहले बच्चा पैदा हो गया है, वो स्वालो कर सकता है बट सक नहीं कर पाएगा। यदि ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करते हैं आप तो सक नहीं करेगा, लेकिन यदि उसके मुंह में कुछ देंगे तो उसको निकल जाएगा। तो वो किस मेथड से आप उसको फीड कराएंगे? बॉटल फीडिंग से, एंटरल फीडिंग से, लिक्विड से या फिर ट्यूब फीडिंग से? किससे देंगे? बच्चा क्या कर रहा है? सक नहीं कर पा रहा है, तो चाहे अब आप ब्रेस्ट का निपल उसके मुंह में दोगे क्योंकि वो सक नहीं कर पा रहा है, न बॉटल से करेगा, न बॉटल से करेगा क्योंकि बॉटल में भी सक करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर कौन सी फीडिंग दी जाएगी? एंटेरल फीडिंग है जो बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी? एंटेरल फीडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, when a patient who is already suffering from a disease gets infection from another host or from an external source, what is this infection called? Let's say कि मुझे रिसेंट में फ्लू हो गया था, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और भी हो, तो यहाँ पर यदि किसी एक डिसीज से आप सफ़र कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा इन्फेक्शन आपको हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर क्रॉस इन्फेक्शन। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई और प्रॉब्लम है लेकिन साथ में कोई और इन्फेक्शन भी आपको ले तो वो कहलाता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्या होगा? क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेंटेनिंग अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। पहले बच्चे के जन्म के बाद एटलीस्ट कितने वर्षों का अंतराल होना चाहिए, ये जिम्मेदारी एज अ नर्स और एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होगी यदि आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं तब। 1, 3, 4 या 2 साल। WHO के अकॉर्डिंग किया जाता है 2.5 ईयर से ज़्यादा गैप रहे तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा? वो होगा 3 साल का। 2 साल कम हो जाएंगे, 1 भी बहुत कम हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिसको 2 बच्चे चाहिए एटलीस्ट 2.5 साल से ज़्यादा का गैप है जो उन दोनों बच्चों के बीच में होना चाहिए, तो वो कितना होगा हमारा? 3 ईयर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीटर्म इन्फेंट हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग टेम्परेचर फॉर मैनी रीजन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट रीजन। जो प्रीटर्म इन्फेंट होते हैं उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। समय से पहले बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? सभी हैं लेकिन किसी एक को छोड़कर। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, ये तो है कि बच्चों में सबक्यूटेनियस फैट है या फिर ब्राउन फैट है या फिर रेशियो ऑफ बॉडी मास टू लार्ज सरफेस एरिया है या फिर इनेबिलिटी टू रिड्यूस टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। कौन सा रीज़न नहीं है जिसके कारण बच्चों में, प्रीटर्म बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है? बाकी सब हैं। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा, बॉडी मास का जो रेशियो है वो यहाँ पर रहेगा। बच्चे का जो इनेबिलिटी रहेगी कि बच्चे का टेम्परेचर रिड्यूस होगा बाय स्वेटिंग के थ्रू, तो ये भी होगी डिफ़िकल्टी। बच्चों में पसीना बहुत कम आता है। लेकिन यहाँ पर एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट क्या है? पर्याप्त अधस्त्वक वसा, मतलब एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट है जो एक रीज़न नहीं होगा। मेन रीज़न होता है बच्चों में ब्राउन फैट का डिपोजिशन। बच्चों में यदि ब्राउन फैट ज़्यादा होता है तो क्या होगा?
टेम्परेचर मैनेज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पर्याप्त एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। यदि ब्राउन फैट कम हो तो बच्चे का टेम्परेचर मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। यदि बॉडी का जो रेशियो है वो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। बच्चों में पसीना नहीं आता, इससे भी प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर को मैनेज करने में। जो रीज़न नहीं होगा वो क्या होगा, एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कॉजिंग डेथ अमंग वुमेन। कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। फीमेल में डेथ होने का रीज़न जो बनेगी, हार्मफुल यूज ऑफ टोबैको, गोनोरिया इन्फेक्शन, एल्कोहल एब्यूज या फिर ओबेसिटी। किसके कारण यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगी। तो वो कम्युनिकेबल डिसीज यहाँ पे क्या होगी, गोनोरिया। क्या होगी, गोनोरिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, बाकी है, तो जो है वो क्या है, वो कम्युनिकेबल होगा। तंबाकू के कारण है जो कैंसर वगैरह हो सकता है, बट यहाँ पर एक कम्युनिकेबल में नहीं आएगा आपका। एल्कोहल एब्यूज़ भी नहीं होगा ना, मोटापा होगा, जो होगा वो क्या होगा, गोनोरिया इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कि कम्युनिकेबल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। A normal baby in good condition at birth will have an अपगार स्कोर ऑफ। जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक सामान्य शिशु का अपगार स्कोर प्राप्त करेंगे कितना, 4 to 5, 1 to 2, 7 to 10 या 2 to 3। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10 तक। कितनी, 10 तक। वर्जीनिया अपगार ने जो बच्चे के प्राइमरी असेसमेंट के लिए दिया गया स्कोरिंग सिस्टम है, एक बार चेक किया जाता है जस्ट जन्म के विदिन 1 मिनट, और री अगेन चेक किया जाता है आफ्टर द 5 मिनट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड सॉरी फॉर दैट कि आज है जो हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास है जो हाफ कट हो रही थी, तो इसीलिए मैंने क्लास को स्टॉप किया। बट जो कल मॉर्निंग क्लास होगी कोशिश की जाएगी कि उसमें किसी भी तरीके को कोई भी इशू ना हो, और जो हमारा फर्स्ट सिस्टम होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ के रिगार्डिंग। तो आप लोग चाहें तो एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक है जो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।